बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पेपर 2023 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसके 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो होता है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव सेक्शन, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन ए जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन बी, और ये जो सेक्शन बी होता है इसमें आपके पास 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें टोटल जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं दैट आर 16 to 17 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। और सेक्शन इसके बाद सेक्शन सी है जो कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन होता है, जिसमें आपने कोई से 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में हम स्टूडेंट जो सेक्शन बी है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 2023 का पेपर हमारे पास है। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है और उसके पार्ट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है अटेम्प्ट एनी 12 पार्ट्स, यानी आपने कोई से 12 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और हर पार्ट के जो नंबर्स होंगे वो 4 होंगे। तो इस तरीके से आपके पास 12 पार्ट्स के कितने नंबर्स होंगे, 48 होंगे। तो इट मीन्स के सेक्शन बी आपके पास 48 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 iota and z2 is equal to 4 + 2 iota, then show that z1 into z2 bar plus z1 bar into z2 is a real number। हमने यहाँ पे ये शो करना है स्टूडेंट कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है z1 into z2 bar plus z1 bar into z2, ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स के रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं आता है। तो इट मीन्स कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें आयोटा ना हो। तो हम पहले स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो z1 गिवन है वो आपके पास है 2 + 3 आयोटा है, और z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 + 2 आयोटा है। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है। तो हम पहले z1 बार फाइंड करते हैं। तो z1 बार का मतलब होता है कि z1 का कॉन्जुगेट, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a + iota b होती है, where a is the real part of the complex number, b is imaginary part of complex number, and I is iota whose value is √-1 होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने z बार देखना है। तो z बार कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z को, और z बार हम कैसे गेन करते हैं, यानी जो a + iota b है इसका अगर हम बार ले लें तो बार क्या काम करता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करता है, यानी + iota b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके साइन को चेंज करेगा, यानी प्लस को किस में कन्वर्ट करेगा, माइनस में कन्वर्ट करेगा। अब z1 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो इट मीन्स के इसका z1 बार यानी जो कॉन्जुगेट ऑफ z1 होगा वो क्या होगा, 2 - 3 आयोटा होगा। इसी तरीके से z2 बार किसके इक्वल होगा, 4 - 2 आयोटा के इक्वल होगा, यानी जो +2 आयोटा है उसको हम लोग -2 आयोटा लिखेंगे। अब इस एक्सप्रेशंस की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास है z1 into z2 बार प्लस z1 बार into z2 है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि z1 को z2 बार से मल्टीप्लाई करना है और z1 बार को z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। तो z1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 + 3 आयोटा के इक्वल है, और z2 बार किसके इक्वल है, 4 - 2 आयोटा के इक्वल है। तो इसकी जगह 4 - 2 आयोटा लिखेंगे, प्लस z1 बार हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 - 3 आयोटा के इक्वल आ गया, और z2 हमारे पास किसके इक्वल है, 4 + 2 आयोटा के इक्वल है। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारे पास रियल नंबर आता है कि नहीं आता है।
तो 2 प्लस 3 आयोटा को आपने 4 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 इंटू 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा को हमने फिर 4 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 2 आयोटा होगा। फिर प्लस अब 2 माइनस 3 आयोटा को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस 2 के साथ हम लोग 4 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपने माइनस 3 आयोटा के साथ 4 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 आयोटा प्लस 3 4 ज़र 12 आयोटा, 3 2 ज़र 6 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा? आयोटा स्क्वायर होगा। तो ये 2 4 ज़र 8 प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा को अब 4 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 होगा। तो 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 12 आयोटा आएगा। माइनस 3 आयोटा इंटू प्लस 2 आयोटा क्या होगा? 3 2 ज़र 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये प्लस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से प्लस 12 आयोटा और माइनस 12 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1 होती है। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पर तो ये 8 प्लस 8 क्या होगा? 16 हो जाएगा। और ये -6 आयोटा स्क्वायर है तो 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे? -1। और ये -6 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे? -1। तो ये 16 प्लस 6 आ जाएगा। तो अब आपके पास इसको अगर ऐड करते हैं तो 6 प्लस 6 12 18 हो जाएगा। 1 कैरी जाएगा तो इट मीन्स कि ये किसके इक्वल आ जाएगा? 28 के इक्वल आ जाएगा। तो 28 के साथ आयोटा नहीं आ रहा है तो इट मीन्स के 28 क्या है? एक रियल नंबर है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है स्टूडेंट वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आयोटा b को मिटा दूं तो इट मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिर क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। तो जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं आता है तो वो नंबर क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो इट मीन्स कि z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार इंटू z2 इस क्या आ जाएगा? रियल नंबर होगा, इज आ रियल नंबर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और शो करेंगे कि z1 इंटू z2 बार प्लस z1 बार इंटू z2 इज आर रियल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल ऑफ अ लॉजिकल स्टेटमेंट। नीचे आपके पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट गिवन है और उसका आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है? P इफ एंड ओनली इफ Q एंड P इम्प्लाइज Q है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस सिंबल को यानी अगर आपके पास दोनों साइड से किसी लाइन के दोनों एंड्स पे अगर एरो लगा हो तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। और जो सेकंड स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, यानी इस स्टेटमेंट को हम तो क्या पढ़ते हैं? P इम्प्लाइज Q पढ़ते हैं। तो हमने ये दोनों स्टेटमेंट फाइंड करनी है और इनमें फिर एंड की कंडीशन लेनी है। ये वाला जो सिंबल है ये किसके लिए यूज होता है? ये एंड के लिए यूज होता है। तो आइए इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास टोटल स्टेटमेंट्स यहाँ पर कितनी है। तो टोटल स्टेटमेंट्स आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट P है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? Q है। तो इट मीन्स कि फर्स्ट कॉलम में आपने P लिखना है, सेकंड कॉलम में आपने Q लिखना है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में टोटल जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आपके पास ट्रू 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 एंड फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू और लास्ट क्या हो सकती है? फॉल्स फॉल्स। तो ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बिटवीन टू स्टेटमेंट। अब हम पहले ये वाले स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे P इफ एंड ओनली इफ Q। हम P इफ एंड ओनली इफ Q का मतलब होता है स्टूडेंट के आपने P इम्प्लाइज Q फाइंड करना है
पहले और फिर Q इम्प्लाइज P फाइंड करना है और फिर दोनों में क्या लेनी है, एंड की कंडीशन लेनी है। तो बाय डेफिनेशन P इफ एंड ओनली इफ Q किसके इक्वल होता है, P इम्प्लाइज Q में और Q इम्प्लाइज P में अगर एंड की कंडीशन यूज करें तो दिस इज कॉल्ड P if and only if Q। इट मीन्स कि हम पहले यहाँ पे P implies Q फाइंड करेंगे। तो P implies Q अगर फाइंड करते हैं तो P implies Q में जो P होता है दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी P हमारे पास क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। और जो Q होता है दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन, यानी ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहलाता है। तो इट मीन्स कि जब हमें पता है कि जो P इम्प्लाइज Q है ये एक ही सूरत में फॉल्स होती है, अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो फिर P इम्प्लाइज Q क्या होगी, फॉल्स होगी। अदरवाइज आपके पास ये क्या होती है, ट्रू होती है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं P इम्प्लाइज Q में हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, यानी P इज द हाइपोथेसिस, Q इज द कंक्लूजन। तो हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो इट मीन्स कि जो P इम्प्लाइज Q होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। इसी तरीके से सेकंड आपके पास कॉम्बिनेशन में P ट्रू है यानी हाइपोथेसिस आपके पास ट्रू है, Q फॉल्स है यानी जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है। तो इट मीन्स कि जो P इम्प्लाइज Q है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसके कॉलम में हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। और थर्ड कॉम्बिनेशन में आपके पास P जो है वो F है यानी हाइपोथेसिस फॉल्स है, Q जो है वो ट्रू है। और इट मीन्स कि जो P इम्प्लाइज Q है वो आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें P क्या है, आपके पास F है, Q क्या है, F है। इट मीन्स कि P फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, यानी हाइपोथेसिस भी फॉल्स है और कंक्लूजन भी फॉल्स है। तो फिर जो आपके पास P इम्प्लाइज Q जो है वो क्या होगी, वो आपके पास ट्रू होगी। इसको इस एग्जांपल के थ्रू अगर समझते हैं स्टूडेंट के P इम्प्लाइज Q का क्या मतलब है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, अली क्लेम्स दैट, यानी अली ने ये दावा किया दैट इफ ही विल बी कैप्टन, दैट इफ ही विल बी कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन of the team will win the match, the team will win the match। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो कंडीशनल स्टेट, इसको P इम्प्लाइज Q को इन अदर वर्ड्स आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को समझते हैं, यानी अली ये दावा कर रहा है कि अली क्लेम्स दैट इफ ही विल बी कैप्टन ऑफ द टीम, अगर उसको टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो द टीम विल विन द मैच, जो टीम है वो विन करेगी मैच को। तो इसको हम स्टूडेंट लेट्स सपोज अली को टीम का कैप्टन बना दिया तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और टीम अगर मैच जीत गई या हार गई तो इस स्टेटमेंट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अली का क्लेम है वो कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अगर अली को टीम का कैप्टन बना दिया तो इसको हम ट्रू कहेंगे, और टीम में जीत गई तो इसको हम ट्रू कहेंगे। अगर अली को टीम का कैप्टन नहीं बनाया तो इसको हम फॉल्स कहेंगे। टीम मैच हार गई तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं कि सबसे पहले जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, यानी अली को टीम का कैप्टन बना दिया गया। Q जो है यानी जो कंक्लूजन है वो ट्रू है, यानी टीम मैच जीत गई। तो P इम्प्लाइज Q किस चीज़ को शो करता है, अली के क्लेम्स को शो करता है, यानी अली के दावे को शो करता है। तो इट मीन्स कि अली का जो दावा था कि मुझे अगर टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो टीम मैच जीत जाएगी, वो ट्रू साबित हुआ, यानी उसका क्लेम सच साबित हुआ। तो हम P इम्प्लाइज Q में क्या रखेंगे, ट्रू रखेंगे। इसी तरीके से सेकंड में P ट्रू है, यानी अली को टीम का कैप्टन बना दिया। Q यानी जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है, टीम मैच हार गई। फॉल्स Q अगर फॉल्स हो तो इट मीन्स कि टीम मैच हार गई, Q अगर ट्रू T हो तो इट मीन्स कि टीम मैच जीत गई।
तो अब यहाँ पर क्यों क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो अली को टीम का कैप्टन हमने बना दिया, टीम मैच हार गई यानी एफ आ गया। तो उसका जो दावा था यानी जो क्लेम था अली का वो क्या साबित हुआ, वो फॉल्स साबित हुआ। तो इट मीन्स के P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड कॉम्बिनेशन में P F है यानी अली को टीम का कैप्टन नहीं बनाया, Q T है यानी टीम मैच जीत गई। तो अब हम इससे ये साबित नहीं होता है कि जो अली ने जो क्लेम किया था वो झूठा है, यानी किसी की बात को रद्द करने के लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है तो उसकी बात को हम सच मान लेते हैं। यानी यहाँ पर इस बात से ये साबित नहीं होता है कि अली को टीम का कैप्टन नहीं बनाया, टीम मैच जीत गई, तो इससे ये बात साबित नहीं होती है कि अली का जो क्लेम था वो झूठा था। तो इट मीन्स कि हम इसको क्या कहेंगे, ट्रू कहेंगे। इसी तरीके से फोर्थ कॉम्बिनेशन में P F है यानी अली को टीम का कैप्टन नहीं बनाया, Q B F है यानी टीम मैच हार गई। तो इट मीन्स के अली का जो क्लेम था वो क्या हुआ, सच साबित हुआ कि अली ने कहा था कि मुझे अगर टीम का कैप्टन बना दिया जाए तो टीम मैच जीत जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। अब हमने स्टूडेंट Q इम्प्लाइज P फाइंड करना है। तो Q इम्प्लाइज P में जो Q होगा दैट विल बी हाइपोथेसिस हो जाएगा, और जो P होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, कंक्लूजन बन जाएगा। तो अब हम Q इम्प्लाइज P के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो अब फर्स्ट आपके पास Q T है यानी अली को टीम का कैप्टन बनाया, P T है यानी कंक्लूजन है, जो टीम मैच जीत गई तो अली का जो क्लेम था वो ट्रू साबित हुआ। सेकंड है आपके पास Q F है यानी अली को टीम का कैप्टन नहीं बनाया, P ट्रू है यानी टीम मैच जीत गई। तो इससे ये बात साबित नहीं होती है कि अली का क्लेम झूठा है, तो इट मीन्स कि इसको भी हम ट्रू मानेंगे। इसी तरीके से थर्ड कॉम्बिनेशन में Q T है यानी अली को टीम का कैप्टन बनाया, P F है यानी कंक्लूजन है, अली टीम मैच हार गई। तो अब अली को टीम का कैप्टन हमने बनाया और टीम मैच हार गई, तो इस सूरत में उसका जो क्लेम था वो क्या हुआ, फॉल्स साबित हुआ। तो इसको हम F लिखेंगे। अब थर्ड कॉम्बिनेशन में दोनों F है तो इसको भी F लिखेंगे। तो अब एक बात याद रखें स्टूडेंट के, जो P इम्प्लाइज Q है वो एक ही सूरत में फॉल्स हो सकती है अगर P ट्रू हो और Q और F हो। यानी P इम्प्लाइज Q में P इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, Q इज कॉल्ड कंक्लूजन। P इम्प्लाइज Q जो है वो एक ही सूरत में फॉल्स हो सकती है अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, तो फिर हम कहेंगे कि जो P इम्प्लाइज Q है वो फॉल्स होती है। अब हमने P इफ एंड ओनली इफ Q फाइंड करना है, और हमें पता है कि P इफ एंड ओनली इफ Q किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन P इफ एंड ओनली इफ Q इक्वल होता है P इम्प्लाइज Q, और Q इम्प्लाइज P में एंड की कंडीशन लेनी है। ये जो सिंबल है ये किस चीज के लिए यूज होता है, एंड के लिए यूज होता है। तो इट मीन्स कि हमने इन दोनों कॉलम्स में यानी जो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में हमने एंड की कंडीशन लेनी है, और एंड की कंडीशन तब ट्रू होती है जब सारी इनपुट्स जो है वो ट्रू हो। अगर कोई एक इनपुट भी फॉल्स हो तो एंड फॉल्स होता है। तो इट मीन्स कि ये T है ये भी T है तो एंड क्या होगा, T होगा। ये F है ये T है तो एंड क्या होगा, F होगा। ये T है ये F है तो एंड क्या होगा, आपके पास F होगा। ये T है ये F है तो एंड क्या होगा, F होगा। अब फिर हमने जो लास्ट कॉलम है उसमें हमने क्या करना है कि P इफ एंड ओनली इफ Q में और P इम्प्लाइज Q में एंड की कंडीशन लेनी है। तो लास्ट कॉलम को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यानी हमने फाइंड करना है P इफ एंड ओनली इफ Q एंड P इम्प्लाइज Q। यानी हमने जो मेरे पास थर्ड कॉलम है इस कॉलम में और जो फिफ्थ कॉलम आ गया है, इन दोनों कॉलम्स में मैंने एंड की कंडीशन लेनी है। तो इन दोनों कॉलम्स में अगर एंड की कंडीशन लेनी है तो फर्स्ट आपके पास P इम्प्लाइज Q में T है
और P if and only if Q भी T है, तो इट मीन्स के इन दोनों में हमने एंड लेना है। तो एंड तब ट्रू होता है जब दोनों इनपुट्स क्या हो, ट्रू हो। और सेकंड कॉलम में जहाँ पे F है यहाँ पे भी F है, तो एंड क्या होगा, F होगा। यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे F है, तो एंड की कंडीशन क्या होगी, F होगी। और इसी तरीके से लास्ट रो में यहाँ पे T है, यहाँ पे F है, तो ये क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये ट्रूथ टेबल क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इस क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है सॉल्व फॉर x। आपने x के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। राइट हैंड साइड पे भी आपके पास एक डिटरमिनेंट गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने एक डिटरमिनेंट गिवन है। इन दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को एवेलुएट करना है और इसके बाद इक्वलिटी का यूज करते हुए x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये जो x है इस x के साथ 1 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू 1 माइनस x होगा, माइनस और ये -1 5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट हुआ। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है और आपने इसका डिटरमिनेंट लेना है बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, यानी रो 1 को एक्सपेंड करके रो 1 के जरिए हम लोग इसका डिटरमिनेंट लेंगे। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या है, 1 है, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब 1 जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको डिलीट करना है। बाकी जो एंट्रीज है इनका डिटरमिनेंट आपने लेना है। तो x इंटू एक्स माइनस 5 होगा और माइनस 6 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, -6 इंटू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपने सेकंड आपके पास रो 1 की जो सेकंड एंट्री है दैट इज 0 है, तो 0 के सेकंड एंट्री के साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो 0 के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब 0 जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको डिलीट करना है। ये 2 इस x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसी तरीके से माइनस करके अब ये -6 इस 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये -6 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट एंट्री आपके पास -3 है, तो लास्ट एंट्री के साथ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। तो -3 को हम ब्रैकेट में यूज करेंगे। अब -3 जिस कॉलम में है और जिस रो में है इसको हमने डिलीट करना है। बाकियों का हमने क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -x आ जाएगा। तो दिस विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ द 3/3 मैट्रिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 1 5 5 और राइट हैंड साइड पे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6 3 18। ये जो है ये बेशक कुछ भी आ जाए इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये 0 होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये -3 इंटू 6 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -3 को अगर 6 माइनस एक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 3 18 माइनस प्लस और 3x आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये होगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18 और फिर -18 प्लस 3x हो जाएगा। अब अगर इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस 18 और -18 कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे -5x प्लस 3x क्या होगा, -2x होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स सेकेंड साइड पे आके -x होगा और प्लस 5 इस साइड पे आके -5 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या आ जाएगा 5।
इक्वल टू 0, तो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके पास क्या बनती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करके इसका क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय ब्रेकिंग मिड टर्म यानी बाय फैक्टराइजेशन हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाना चाहें तो ये 2x² को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आता है। अब -10x² के 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -10x² है, लेकिन जिनका सम -3x के इक्वल आ जाए, तो इट मीन्स के +2x -5x इसके ये फैक्टर बनते हैं। तो 2x + 2x में 2x² + 2x में 2x कॉमन आएगा तो ये x + 1 होगा। -5x -5 में अगर -5 कॉमन ले लें तो ये x + 1 होगा इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x + 1 कॉमन ले लें तो ये 2x - 5 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन x + 1 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन आपके पास 2x - 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/2। तो इट मीन्स कि जो x की वैल्यूज आएंगी वो -1 एंड 5/2 आ जाएगी। तो these are the values of the given quadratic equation 2x² minus 3x plus 5। तो इस तरीके से हम इस quadratic equations के solution find करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, if alpha beta are the roots of x² plus px plus q is equal to 0, find the quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। स्टूडेंट, अगर आपके पास रूट्स गिवन हो और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस s(x) प्लस p इज इक्वल टू 0, वेयर s शोज सम ऑफ रूट्स। s किस चीज को शो करता है, सम ऑफ रूट्स को शो करता है, एंड p शोज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी जो कैपिटल P है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को शो करता है। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास हमने एक इक्वेशन गिवन है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके पास अल्फा एंड बीटा है। तो आपने एक ऐसी इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हो। तो इट मीन्स के हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो जिसके सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी वो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। तो इट मीन्स के हमने इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करना है फर्स्ट बात, और सेकंड हमने इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अगर इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए और सम हमारे पास आ जाए तो फिर हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हुए गिवन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं फॉर दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास अल्फा और बीटा है। तो इट मीन्स कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b डिवाइडेड बाई a के इक्वल होता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a हम देखें तो a क्या है, a जो होगा वो x² का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि 1 है। इसी तरीके से जो b है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, आपके पास p है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, इस इक्वेशन में q है। तो इट मीन्स के अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -b और a आएगा। तो b आपके पास p है, a 1 है, तो इट मीन्स के अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -p के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c डिवाइडेड बाई a के इक्वल होता है। तो c आपके पास q है, a 1 है, तो इट मीन्स के अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास q के इक्वल हो जाएगा।
अब आपने एक ऐसी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा हो और बीटा बाई अल्फा हो। तो इट मीन्स कि हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा के इक्वल होगा। तो हमने इन दोनों वैल्यूज को, यानी जो गिवन इक्वेशन है उसका जो सम ऑफ रूट्स है वो -p आ गया है, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया है q। तो इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हमने इस रूट का सम फाइंड करना है, यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों रूट्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो वो अल्फा इंटू बीटा होता है। अब ये अल्फा इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर होगा, ये बीटा इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में अब जो सम ऑफ रूट्स के डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा आ गया है, इसकी जगह हम क्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? क्यू है। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? -p है। हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन है। तो उसके लिए मैं अगर इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं इसके साथ यानी नोमिनेटर में इसके साथ 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करूं और सब्ट्रैक्ट भी करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा एक दूसरे से कैंसल आउट होके फिर वही चीज़ रह जाएगी। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इन तीनों टर्म्स को मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा एज इट इज आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -p है, तो ये -p का स्क्वायर हो जाएगा। -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? q है, तो इस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम q पुट करेंगे और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या पुट करेंगे? q। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा p स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा के इक्वल होता है। तो ये बीटा और ये अल्फा कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो इट मींस कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपने वो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा हो। तो हमारे पास फार्मूला क्या है इसका? x स्क्वायर माइनस एस ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू 0 है। यानी अगर रूट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो तो आप इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी हो तो इस फार्मूले के जरिए करेंगे। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया है? p स्क्वायर माइनस 2q आवर q आ गया है, तो इसकी जगह हम p स्क्वायर माइनस 2q आवर q लिखेंगे सम की जगह, और x एज इट इज आ जाएगा प्लस p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया है? 1 के इक्वल आ गया है, तो इस p की जगह हम 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब q अगर हम एलसीएम लेते हैं तीनों टर्म्स में तो q इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये qx स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? q इज इक्वल टू 0 आएगा, और ये जो q है सेकंड साइड पे जाके इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो इट मींस के द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are alpha by beta and beta by alpha are qx square minus p square minus 2q into x plus q is equal to 0 which is the required equation। तो इस तरीके से हम लोग ये इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब पार्ट 5 है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी verify that 1 plus omega plus 1 plus omega whole square plus 1 plus omega whole cube is equal to 2 omega। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है वो 3 है। फर्स्ट इज 1, सेकंड इज ओमेगा एंड थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। अब जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज है आपने यूनिट 4 में पढ़ी है मैथ के, तो वो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ऑल सम ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करूं तो ये हमेशा क्या होगा? 0 के इक्वल होगा।
सेकंड क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1, यानी ओमेगा क्यूब क्या होगा 1 के इक्वल होगा। यानी मैं अगर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करता हूँ तो ये ओमेगा क्यूब के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो सबसे पहले देखें ये जो 1 प्लस ओमेगा है ये किसके इक्वल होगा। तो जो फर्स्ट क्यूबिक रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टी थी, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर इक्वेशन की सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के इसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस 1 प्लस ओमेगा को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और इसी तरीके से ये जो 1 प्लस ओमेगा है इसको भी माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये ओमेगा पावर 4 होगा, प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 को हम लोग माइनस ओमेगा पावर 6 होगा। अब माइनस ओमेगा पावर 6 माइनस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। ओमेगा पावर 6 को मैं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस इस ओमेगा क्यूब की जगह अगर हम 1 पुट करें, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। माइनस ओमेगा क्यूब है तो इसकी जगह अगर हम 1 पुट करें तो ये 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 1 होगा। यहाँ से अगर मैं ओमेगा को पहले लिखूं और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 में अगर हम लोग माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होगा, या इसको आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था, आपके पास 0 के इक्वल था। तो यहाँ से अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूँ तो प्लस ओमेगा सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, माइनस ओमेगा होगा। तो इट मीन्स कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, 2 ओमेगा के इक्वल आएगा। तो विच इज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, जो कि आपके पास इस इक्वेशन की क्या बनती है, राइट हैंड साइड बनती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाऊंगा। यहाँ तक आप देख लें। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।